See, hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel, Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सीरीज का यह चैप्टर सेल पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने पार्ट देखे होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ब्लॉग पेज पर या वेबसाइट पर, स्टडी सर्च पॉइंट की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सेल में इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ पार्ट, जो कि हमारे सेल के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, उनमें डिस्कस करा था। लास्ट था लाइसोसोम, जिसको सुसाइड बैग कहते हैं। देन अब स्टार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। तो रीज़न ये है कि जो भी एनर्जी सेल को मिलती है, जितनी भी ऊर्जा सेल को मिलती है, वो सारी प्रोड्यूस कौन करता है, उत्पन्न कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस जैसे जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वैसे ही यहाँ भी बिजली, मतलब यहाँ पर बिजली तो नहीं होगी कि आपको करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जितनी एनर्जी सेल को चाहिए वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था रिचर्ड ऑल्टमैन ने, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड ऑल्टमैन, लेकिन उस समय पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, उन्होंने दिया था बायोब्लास्ट। सी बेंडा या फिर नॉर्मल बेंडा कह सकते हो, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि बायोब्लास्ट किसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को? तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया? तो बेंडा ने नाम दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि बिजली वगैरह बनती है यहाँ पर। ये एनर्जी स्टोर करता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जैसे, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए ना। तो ये मेरी बॉडी में स्टोर है एनर्जी, ये जब स्टोर है तभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है, ये स्टोरेज का काम या जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, दूसरी बात, ये सिंपल सी बात है, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है, 2 लेयर वाला होता है। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। ये आपका प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, यानी कि उत्पन्न करता है, और साथ में स्टोर भी करता है, मतलब संचित भी करता है। इम्पोर्टेंट है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। बिजली जैसे आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लिया जो हमारे यहाँ पर जितना भी जो हमारे डैम वगैरह बने हैं, डैम से बिजली उत्पन्न होती है, तो उसमें आपका मेगावाट में आती है ना, कि इतने वो क्या मेगावाट का ये हमारी परियोजना है, या जो भी जहाँ से भी बिजली उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर मेगावाट आती है हमारी। तो ऐसे सेल में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए जो यहाँ पर यूनिट है वो होती है एटीपी। एटीपी कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या? ठीक, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब जिस करेंसी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और स्टोर होगी, तो उसकी यूनिट कुछ ना कुछ होगी ना, तो उसी को हम कहते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है क्या? ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की। ठीक हो गया, जो भी सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी। अब यहाँ पर एनर्जी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 तरह से होती है, बता देता हूँ मैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ लिख देते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय जो आपका श्वसन होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है क्रेब्स साइकिल, आपका क्रेब्स साइकिल के थ्रू, यानी कि इसको आप बोलोगे यहाँ पर आपका वही रहेगा यहाँ पर। ठीक, क्रेब साइकिल है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 2 तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 एटीपी होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है उससे 32 एटीपी। तो टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? 34 एटीपी। क्लियर हो गया? तो सेलुलर रेस्पिरेशन से 34 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है?
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना एनर्जी प्रोड्यूस, या फिर अगर पूछ लेगा जो आपका क्रेब्स साइकिल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो 34 ATP है। ये आपको याद में रखना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा इसके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ये नॉर्मल याद रखना आपको। ठीक है, डीएनए अपना इसका होता है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर हो गया, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। यहीं पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का हिंदी मीनिंग रह गया, प्लास्टिड को कहते हैं लवक। क्लियर हो गया, लवक होता है प्लांट्स में। प्लांट्स देखो आपको पता है ये सिर्फ जो प्लांट्स में ही प्रेजेंट रहता है, यानी कि केवल पादप में ही ये आपका उपस्थित होता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसका जो वो होता है मेथड, प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो होता है क्लोरोफिल। लीफ में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में। ठीक है, क्लोरोफिल जो कि आपका पत्तियों में उपस्थित होता है। वो प्लास्टिड, यानी कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड ही सबसे मेन रोल प्ले करता है खाना बनाने में। यानी कि प्लास्टिड एक तरह का मतलब क्लोरोफिल ही है, प्लास्टिड में ही क्लोरोफिल उपस्थित होगा, प्लास्टिड का ही पार्ट है क्लोरोफिल। तो ये ध्यान रखना है। इसको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है और प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है सिर्फ। इनका भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, पहले बता दिया, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। अब प्लास्टिड देखो, जैसे मैंने बताया ना क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट, तो प्लास्टिड के जो है अलग अलग टाइप होते हैं। प्लांट्स में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट्स में ये अलग अलग टाइप में प्रेजेंट रहता है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना भी, कहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है। बेसिकली वैसे तो दो ही कैटेगरी होती हैं इसकी, दो ही होती हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक मिनट है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली दो ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो इसका एक और नाम रख दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जगह नहीं बन रही तो इसी पे लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एक और नाम इसका रख दिया गया क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया, तीन इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब बड़ा ही आसान सा है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है वाइट कलर। बेसिकली प्लास्टिड जो होता है, लवक जो होता है, इसके जो हमने टाइप बताए हैं, ये इनका जो रंग के आधार पर टाइप है। रंग के आधार पर तीन तरह के हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होगा वाइट कलर। प्लांट्स का जो भी पार्ट वाइट कलर में होता है या जिसमें आपका कोई कलर नहीं होता है, वो सारा ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आता है। जैसे रूट का कलर हो गया, सीड्स का कलर हो गया, या वाइट फ्लावर, सफ़ेद जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उन सब का कलर ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। मतलब उसमें कौन सा लवक, कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसके अलावा स्टार्च, फैट, प्रोटीन ये सब स्टोर होता है, तो ये इनमें भी ल्यूकोप्लास्ट ही प्रेजेंट होता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड पिगमेंट, यानी कि रंग जो होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट ग्रीन होगा, एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक हो गया, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारा जो होगा वो सारा आपका इसी में आएगा। क्लियर है, तो ग्रीन वाला नहीं आएगा क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट का मतलब जो होता कलर्ड पिगमेंट है, मतलब रंगीन वाला पिगमेंट होगा, रंगीन कलर होगा, लेकिन ग्रीन को छोड़ करके, क्योंकि ग्रीन के लिए एक कैटेगरी जो अलग से होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से आएंगे। जैसे आपने टोमेटो देखा होगा, यानी टमाटर देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है? रेड। लाल कलर का टमाटर होता है, किसकी वजह से? लाइकोपीन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपीन। तो लाइकोपीन जो आपका लवक है एक तरह से, उसकी वजह से होता है। कैरेट यानी कि गाजर का आपने देखा होगा नारंगी कलर होता है। गाजर का कैसा कलर होता है? नारंगी कलर होता है लगभग थोड़ा, तो वो होता है कैरोटीन। यानी कि तो जो इंग्लिश से आप याद कर सकते हो, कैरेट से कैरोटीन। वॉयलेट कलर जो होता है किसी भी
फ्लावर या कोई सा भी पार्ट जो वॉयलेट कलर का होगा वो होगा एंथ्रोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। तो एंथ्रोसाइनिन की वजह से येलो वॉयलेट कलर, और येलो कलर होता है ज़ेंथ्रोफिल। तो कई बार आपने फूल देखे होंगे येलो कलर के, तो वो ज़ेंथ्रोफिल की वजह से, या वॉयलेट कलर का देखा होगा तो वो एंथ्रोसाइनिन की वजह से। क्लियर? अगला आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है और ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल अगर कभी पूछा जाए पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल। कौन से लवक की वजह से? क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। पॉलिनेशन मतलब परागण। परागण का मतलब क्या होता है? पुष्प में से एक तरह से बीज समझ लो वो दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, उससे क्या होता है? नए जो है बीज का निर्माण हो जाता है। तो उन्हें जो परागण कहते हैं, वो आगे प्रोसेस आएगी, उसको आराम से यहाँ पर समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, कोई भी नाम दे सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी दे सकता है, क्लोरोफिल भी दे सकता है, इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन आए तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होता है। ये लीव्स में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अब हम स्पेशली पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंट सोर्सेज से ले रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आज तक बने हैं ये मैं इसको लगभग यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश करी। ये क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बना रखा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये आपको यहाँ पर कॉइन सा पार्ट दिख रहा होगा ना, ये कॉइन से पार्ट को कहते हैं ग्रेना। ग्रेना अगर कभी भी आता है कि ग्रेना जो है ये आपका मतलब किससे रिलेटेड होता है, तो आपको बताना ग्रेना क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होता है। तो जो आपको एक दिख रहा है ये तो एक हो गया ना, ये तो यूनिट हो गई ग्रेना की। जो ये पूरा बंडल दिख रहा है इसी को ग्रेना कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी बनाए यहाँ भी बनाए तो इनको ग्रेना कहा जाता है। अब प्लांट इसमें क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पार्ट है, प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है, आपको पता ही था। और ये जो फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, मैंने जो यहाँ पर डॉट डॉट सा दिखा रखा है, ये सारा पार्ट ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? एक फ्लूइड यानी कि तरल युक्त पदार्थ होता है, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो आपका पूरा इस तरह से जो ये जो अरेंज है, देखो एक को कह रहे हैं हम ग्रेना, इसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने बताया एक इस तरह से जो अरेंज कर रखा है सिक्के वाला, एक को कह रहे हैं ग्रेना। लेकिन इसी तरह से ये थैली बहुत सारी अरेंज होगी ना, बहुत सारे, तो इन सबको मिला के कहते हैं थाइलोकॉइड। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्ज़ाम में आया था, अच्छा एग्ज़ाम था वो, जिसमें मैक्सिमम साइंस का ही पोर्शन था। तो उसी में ये क्वेश्चन आया था कि थाइलोकॉइड्स किस से, प्लांट्स के किस पार्ट से रिलेटेड होता है, तो थाइलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इन सब को मिला के क्या बनेगा? थाइलोकॉइड बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। एवरी जो आपका थाइलोकॉइड ग्रुप है उसको ग्रेनम कहते हैं। हर एक जो भी थाइलोकॉइड ग्रुप होगा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन रहे होंगे ना, तो एक एक जैसे ये मैंने बना रखा ना, एक ग्रुप एक में ज्वाइन कर रखा तो ये एक ग्रुप बन गया। ऐसे और भी जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बन रहे होंगे जो आपस में ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो उन सबको क्या बोलेंगे? ग्रेनम। जैसे एक यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये पूरा थाइलोकॉइड है, इसका एक पार्ट हो गया ग्रेना या ग्रेनम, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया? एक एक पार्ट है ना, सिंगल सिंगल, ये इसको या तो ग्रेना कहोगे या ग्रेनम कहोगे, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेंगे कि क्लोरोप्लास्ट किस किस से मिलके बना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रेना से मिलके बना है और साथ में स्ट्रोमा से। हालांकि थाइलोकॉइड भी है, लेकिन क्योंकि थाइलोकॉइड की जो बेसिक पार्ट है वो ग्रेना ही है, ग्रेनम ही है। तो क्लोरोप्लास्ट किस किस से मिलके बना है? ग्रेना प्लस स्ट्रोमा से। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये तो बता ही दिया है। हाँ, अब इसमें देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें दो रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन जो कि आपका प्रकाश क्रिया होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन जो कि रात्रि में होती है जो क्रिया, जो खाना बनता है। हाँ, तो हम कहते हैं ना कि सन की लाइट तो पड़ती है, जब अगर सन की लाइट पड़ेगी तभी खाना बनेगा, सूर्य की रोशनी में ही खाना बनता है, तो वो लाइट रिएक्शन हो गई। लेकिन कुछ प्रोसेस, कुछ पार्ट रात को भी बनता है तो उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि इक्वेशन क्या होती है प्लांट्स की, सॉरी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी चीज़ें पूछेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है लीव्स का एक पार्ट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा लेता है कहाँ से? वातावरण से। और वाटर जो है ये रूट से आता है, यानी कि जड़ों से आता है। ये क्लोरोफिल हो गया और ये सनलाइट हो गया, ये दोनों कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6, जो भी आप खाते हो ना फूड, ये ग्लूकोज है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O वाटर। तो ये जो होता है ना, जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में पूरा का पूरा रोल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब CO2 से बनता है ग्लूकोज। CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया लग रहा है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं दोबारा से वो कर दूंगा, सही कर दूंगा। ये CO2 से जो ग्लूकोज बना है, दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, क्योंकि खाना कब बनता है? दिन में, लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। और जो दूसरा वाटर से जो है आपका ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये रात्रि के ही समय पर होगा अक्सर। तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई है खाना इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे, चलो जो भी होगा इसको सही कर देंगे, अभी कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट रिएक्शन होगी, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रेना क्या होता है? लाइट रिएक्शन का साइट होता है, मतलब जो लाइट रिएक्शन पार्ट होती है वो ग्रेना की वजह से होती है, और जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा यानी कि जो फ्लूइड पार्ट आपने देखा था, उसकी वजह से डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। ये यार इसमें बहुत ही चीज़ें गलत हो चुकी हैं इस बार PDF बनाने में। नेक्स्ट जब PDF बनेगी उसको हम बिल्कुल सही करेंगे। ये वाला पार्ट भी गलत है, नॉट केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में, उल्टा लिखा गया है इस बार। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल में, क्योंकि आपका सन की लाइट पड़ रही है ना, तो लाइट एनर्जी आई वहाँ से, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी, और फूड बना है यानी कि केमिकल एनर्जी में। तो ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर गलत हुई हैं, इसको मैं वो कर दिया जाएगा सही, बट मैं यहाँ पर अपने आप पे आपको सही बता दे रहा हूँ कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। क्लियर हो गया? सॉरी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, इसको आपने इग्नोर करना। फिर से मैं बता देता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसमें सबसे ज़रूरी होता है सनलाइट, यानी कि सन की लाइट। तो यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? केमिकल एनर्जी। फूड जो बनेगा वो आपका क्या है? केमिकल है ना एक तरह से। तो लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश जो ऊर्जा है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी आपका रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया? इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो दिक्कत हुई है इसको आपने नज़रअंदाज करना है, ठीक है। प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। प्लास्टिड इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। प्लास्टिड को भी कह सकते हो या लीफ को भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब जो एक छोटा सा और है, इसको हम पढ़ लेते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम मैंने वैसे बहुत बार बता दिया गया है। इसको जो है डिस्कवर किया गया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। राइबोसोम को डिस्कवर किया गया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में, और पैलेड ने एनिमल सेल में। यानी कि प्लांट सेल में राइबोसोम डिस्कवर किया गया था किसने? रॉबिन्सन ने, और ब्राउन ने ये प्लांट सेल में डिस्कवर था, और एनिमल सेल में राइबोसोम ढूंढा गया था पैलेड ने। तो इतना ध्यान रखना है। और जो नेम दिया था राइबोसोम वो रॉबर्ट ने दिया था। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बट जहाँ इतने ज़्यादा साइंटिस्ट आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बट फिर भी आपको याद तो करना ही है, ठीक हो गया। ये कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? मैच्योर RBC में प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैच्योर हो जाती हैं RBC मतलब रेड ब्लड सेल, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं सेल की, ये मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। तो इतना ही आपको ध्यान भी रखना है, बस हो गया इसमें। फिर अगला जो आता है वैक्यूल्स, इसको राजधानियाँ कह लो, रिक्तियाँ भी कहते हैं इसको, रिक्तियाँ, ठीक हो गया। तो वैक्यूल्स का आपने ध्यान रखना है। वैक्यूल्स का मतलब रिक्तियाँ। ये एक तरह से क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट। जो भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स होता है, सॉलिड या लिक्विड जो भी एक तरह से पदार्थ होगा, वो कहाँ पर इकट्ठा होगा, कहाँ पर स्टोर होगा, उसके लिए स्पेस, उसके लिए जगह कौन देते हैं? वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तियाँ, राजधानियाँ देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वैक्यूल्स
का साइज क्या होता है किस में, ठीक, एनिमल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा बहुत छोटा रहता है, और प्लांट्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट रहता है उसका साइज बहुत बड़ा, मतलब कि प्लांट के पूरे वॉल्यूम का 50 से 90% पार्ट वैक्यूल्स होता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है वैक्यूल्स का काम क्या है। प्लांट्स की फॉर्म में अगर हम कहें, प्लांट्स को ये आपका टर्जिडिटी और रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति जो है ये प्रोवाइड कराता है, ताकि प्लांट्स एकदम सीधा खड़ा रहे, जो प्लांट्स की शेप है उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना आए, यह वैक्यूल्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वैक्यूल्स अगर आपने कभी अगर बायो पढ़ी होगी तो ठीक, अमीबा सुना होगा। अमीबा में एक ही सेल होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और जो भी खाना बनता है अमीबा में वो फूड वैक्यूल्स में स्टोर होता है, यानी कि जो भी वो फूड लेगा वो फूड वैक्यूल्स यानी कि भोज्य रिक्तिकाओं या भोज्य रसधानियों में ये स्टोर होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, वैक्यूल्स का कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ है। क्लियर? तो ये चैप्टर सेल का लगभग हर एक चीज़ कंप्लीट होगी आज की डेट में। कुछ एक दो टॉपिक, एक दो पॉइंट्स जो पीडीएफ में लिखते समय कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको मैंने अपनी तरफ से जो सही कर दिया है, बट आप भी जो है ध्यान देना, अगर आप देख रहे हैं तो उसको इसलिए थोड़ा सा समझ लेना, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी सेल का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में वीडियो जो भी आएगी उसमें टिश्यू यानी कि ऊतक से रिलेटेड वीडियो आएंगी, ऊतक के बारे में पढ़ा जाएगा, प्लांट टिश्यू पादप ऊतक और एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक, इन सब के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए आप, और वीडियोस देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियोस जो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।